गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। अभी तक हमने 3 अध्यायों के तहत कि समकालीन जो विश्व है उसमें लोकतंत्र के क्या मायने हैं, संविधान का निर्माण कैसे किया गया, उसके बाद लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए चुनाव के बारे में, चुनावी राजनीति क्यों आवश्यक है, उसके बाद में अब हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आया है संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सरकारों का निर्माण करने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं, लेकिन क्या चुनाव करवाने भर से लोकतंत्र सफल हो जाता है? क्या चुनाव हो जाने से लोगों के लिए कानून बन के तैयार हो जाते हैं? क्या चुनाव से हम किसी भी व्यक्ति की शक्ति और उसकी सत्ता को परिभाषित कर सकते हैं? ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण फैसले हैं, क्या खाली वो चुनाव करने से लिए जा सकते हैं? तो अगर वो चुनाव करने से नहीं लिए जा सकते तो फिर उनको लेता कौन है? उनको लेने के लिए कुछ एक ऐसे संस्थान बनाए जाते हैं जिनके द्वारा शक्तियों को अमल में लाया जाता है। और आज हम इस अध्याय में उन्हीं संस्थाओं के बारे में जानेंगे। कि वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं, या संस्थाएं कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसी विषय पे आते हैं कि संस्थाएं होती क्या है। संस्थाएं जो हैं वो सरकारी जो नीतियां होती हैं, सरकारी नीतियों का निर्माण, उनको लागू करना और नीतियों में खामी हो तो उनको दूर करने के आदेश देने के लिए जो अधिकारियों का समूह बनता है उनको क्या कहते हैं? संस्थाएं कहते हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो संस्थाएं हैं ये किसके नियंत्रण में काम करती है? तो किसके नियंत्रण में काम करती है? सरकार के। अब यह एक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार किसे कहते हैं? अभी हमने संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, तो संस्थाओं का ऐसा समूह, संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और
उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें, थोड़ा सा अगर हम छोटा करें, तो जो अगर इसका हम नॉर्मलाइज एक अर्थ ले लें, व्यापक अर्थ में सरकार जो है किसी देश के लोगों व संसाधनों को नियंत्रित करती है। ये छोटी परिभाषा है। अगर हम कोई छोटी परिभाषा लें तो सरकार क्या है? किसी भी देश के लोग और उसके संसाधनों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। उसको हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। और ये संस्थाएं जो हैं मिलकर के क्या करती है? सरकार का काम करती है। क्योंकि पिछली जो कक्षा है उनके अंदर हम इन संस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं और हम यहां उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ महत्वपूर्ण ही सवालों के ऊपर क्या करेंगे? ध्यान केंद्रित करेंगे। हर संस्था के संबंध में हम यही प्रश्न करेंगे कि वो काम कैसे करती है, क्योंकि हमारा जो पाठ है उसका जो टाइटल है वो यही है कि संस्थाओं का कामकाज। हम संस्थाओं के बारे में कम जानेंगे और इस पाठ के अंतर्गत केवल हम संस्थाओं के कामकाज के बारे में जानेंगे और ये संस्थाएं दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है और इनके जो काम है उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें ये देखना है कि ये संस्थाएं मिलजुल करके किस प्रकार काम करती है। कई बार हम इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से भी करते हैं। तो इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज को देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की जो भारत सरकार है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है उसे क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार, संघ सरकार या फिर भारत सरकार। और अगर राज्य स्तर की हो तो केंद्र की जगह क्या आ जाएगा? राज्य सरकार। क्या आ जाएगा? राज्य की सरकारें। तो अब हम अपने इस पाठ की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम एक उदाहरण से। उदाहरण है हमारे पास किसी एक सरकारी आदेश का कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, कि जो देश के अंदर नीतियों का निर्माण किया जाता है उन नीतियों का निर्माण कैसे होता है। तो हम यहां पर एक आदेश की चर्चा करते हैं। एक आदेश जो 13 अगस्त 1990 के अंदर भारत सरकार ने पारित किया और उसे लागू करने का आदेश दिया और वो नीचे की संस्था के अंदर पहुंचा और वहां के अधिकारी ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। और यदि आप उस पेज को देखोगे तो वो पेज आपको ऐसा ही लगेगा जैसा कि आपके स्कूलों के अंदर स्कूल को नियंत्रित करने के लिए या फिर नोटिस जो जारी किया जाता है स्कूल में उसी के जैसा था, जिसके ऊपर आपके स्कूल के मुखिया के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी सारे बिंदुओं के ऊपर उसमें चर्चा की जाती है। आपको इस तरीके से स्कूल के नियमों का क्या करना है? पालन करना है। तो अब प्रश्न यहां उठता है कि क्या अकेला ही व्यक्ति वहां निर्णय ले रहा था? जो इस सरकारी आदेश के अंदर निर्णय लिया गया था तो क्या इसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति जिसके उसमें हस्ताक्षर है वही व्यक्ति शामिल था? और प्रत्येक जो आदेश होता है उसके ऊपर एक क्रमांक संख्या होती है, जैसे कि इसके ऊपर भी एक क्रमांक संख्या लिखी गई थी, OM नंबर 36,012/31/90। 90 का मतलब था कि ये 1990 के अंदर जो है इसको बनाया गया, इसको जो है लागू करने के लिए भेजा गया। तो यहां ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि यह फैसला किसने लिया होगा और इस फैसले में था क्या? इस फैसले के अंदर था कि
भारत सरकार जो है सरकारी पदों व सेवाओं में 27% खाली स्थान सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगी। यानी कि जो टोटल 100% स्थान होते हैं उनमें से जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है समाज का, केवल वो ही भर सकेंगे। किसी अन्य को इन पदों के अंदर शामिल होने का जो है अधिकार नहीं होगा। और अब तक जो आरक्षण था वो केवल किसको मिल रहा था? अनुसूचित जाति व जनजाति को, जिसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी अनुसूचित जनजाति। तो अब पिछड़े वर्ग के लिए एक तीसरी श्रेणी हमारे पास क्या हो गई? तैयार हो गई। और वो तीसरी श्रेणी क्या थी? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, जिनको क्या बोला गया था? SEBC। एस से क्या बन गया? सोशल। ई से क्या बन गया? इकोनॉमिक। बी से क्या बन गया? बैकवर्ड। और सी से क्या बन गया? क्लास। यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, बैकवर्ड क्लास, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग। अब यहां एक सवाल उठता है कि यह निर्णय किया किसने? क्या कोई एक व्यक्ति? नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है निर्णय करने वाले कौन? ये जो निर्णय किया गया, ये निर्णय करने वाले कौन थे? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि उस पेज के ऊपर तो हस्ताक्षर की केवल एक सरकारी अधिकारी के थे या एक मंत्री के थे। और वो मंत्री किस विभाग का था? कार्मिक व प्रशिक्षण। यानी कि जो नौकरियों से संबंधित मामले जो होते हैं, जो कायदे और कानून होते हैं सेवाओं के, वो सारे कौन सा मंत्रालय देखता है? प्रश्न आ जाता है कई बार। कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, उसके मिनिस्टर के उसके ऊपर हस्ताक्षर थे। तो जो इतना बड़ा जो निर्णय लिया गया उसके अंदर देश के प्रमुख जो है अधिकारी शामिल रहे होंगे। तो आपने पिछली कक्षा में इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से अधिकारी जो है नीतिगत फैसले लेते हैं। तो अब एक बार फिर उन प्रमुख बिंदुओं के ऊपर हम नजर डालते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा मुखिया जो होता है, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, जो देश का क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। वो तो कौन होता है? राष्ट्रपति। इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। दूसरा हमारे पास आता है सरकार प्रमुख। कौन आता है? सरकार प्रमुख। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार की सारी शक्तियों का इस्तेमाल वही करता है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या करता है? क्या करता है प्रधानमंत्री? मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति के पास उनके नाम भेजता है। और जिनके नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं उनको मंत्री पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। और जब मंत्रिमंडल बनके तैयार हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही जो है उस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है और नीतिगत फैसले लेता है। तो जो हमारी इन तीन व्यक्तियों से एक संस्था बनती है, इन तीन व्यक्तियों से हमारी क्या बन जाती है? एक संस्था बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम संसद कहते हैं। जिसमें कौन आता है? क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है, उसके बाद लोकसभा, लोकसभा के अंदर जो है हमारे प्रधानमंत्री, उनके जो मंत्री होते हैं वो, और देश के अंदर जो है चुने गए लोकसभा के व्यक्ति,
और उसके बाद आ जाती है राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर के इसका निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। तो संसद के अंदर राष्ट्रपति होता है, दो उसके सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा के अंदर बहुमत होता है तब तक ही वो प्रधानमंत्री बना रहता है। अगर वो लोकसभा के अंदर अपना बहुमत खो देता है तो उसे अपने प्रधानमंत्री के पद से क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। और उसके बाद है राज्यों से जो संसद के अंदर जो सदस्य भेजे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, राज्यसभा सदस्य। उनको भी क्या बोला जाता है, राज्यसभा के सदस्य। और ये लोग जो है जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं। तो हम वापिस जो है उसी सरकारी आदेश पर आते हैं। क्या वो आदेश एक दिन में ही बन गया था? तो आइए हम उसके घटनाक्रम के ऊपर नजर डालते हैं। तो भारत सरकार ने 1979 के अंदर दूसरा जो है एक आयोग गठित किया था। दूसरा एक आयोग गठित किया था जिसका नाम था पिछड़ी जाति आयोग, और इसका मुखिया था बीपी मंडल। और इसीलिए इसके नाम पर, इसका नाम था बीपी मंडल, इसलिए इसका जो आयोग का नाम था वो बीपी मंडल के नाम पर ही था, मंडल आयोग। यानी कि 1979 के अंदर एक मंडल का जो है निर्माण किया गया जिसका नाम था मंडल आयोग। और उसका काम था कि भारत से वो उन लोगों के आंकड़े इकट्ठे करें जो किससे रिलेटेड है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और उनके पिछड़ेपन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस आयोग ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट 1980 के अंदर जो है किसके पास भेज दी, सरकार के पास भेज दी। और उसमें उसने सिफारिश की कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए 27% क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। और कई पार्टियां और संसद जो है फिर इसे लागू करने की मांग करने लगे। इस रिपोर्ट के ऊपर संसद में चर्चा हुई और लगातार इसके ऊपर बहस होती रही, और कई वर्षों तक लगातार जो है इस चीज की मांग जो है संसद के अंदर उठती रही। आखिरकार लोकसभा का चुनाव हुआ, कौन सा, 1989 का। और 1989 के चुनाव के अंदर जनता दल ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ती है। घोषणा पत्र क्या किसे कहा जाता है? कोई भी पार्टी जिन फैसलों को लेकर के, जिन निर्णयों को लेकर के कि अगर हमारी सरकार आएगी तब हम ये कार्य करेंगे, उसके लिए कार्यक्रम तय करने की जो नीतियां होती है उस कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम मंडल आयोग की सिफारिश को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। और वो दल था जनता दल। उस दल का नाम क्या था, जनता दल था। और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए तो जनता दल की ही क्या बनी, सरकार बनी। जनता दल सरकार किस में आई, सत्ता में आई। जनता दल की सरकार किस में आ गई, सत्ता में आ गई। और प्रधानमंत्री कौन बने जनता पार्टी की ओर से, वीपी सिंह। पूरा नाम था इसका विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जनता दल की ओर से ये प्रधानमंत्री बने। और जैसे ही नई सरकार बनी, राष्ट्रपति का जब भाषण हुआ तो उसके जरिए उन्होंने मंडल आयोग को लागू करने की अपनी मंशा की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर इस बारे में औपचारिक निर्णय लिया गया। और अगले ही दिन वीपी सिंह ने बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को अवगत करा दिया। दोनों सदन कौन से, लोकसभा व राज्यसभा, कि हमारी सरकार जो है ये फैसला लेने जा रही है। और दोनों संसद के सदनों को इससे क्या कर दिया गया, सूचित करवा दिया गया। और जब संसद के दोनों सदनों को सूचित करवा दिया गया तो कैबिनेट ने जो निर्णय किया उस निर्णय को कहां पर भेजा गया, अभी मैंने आपको बताया था, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग में। और जैसे ही प्रशिक्षण विभाग में गया तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट ने जो निर्णय लिया था उसके मुताबिक एक क्या तैयार किया, आदेश तैयार किया।
और आदेश तैयार करने के बाद जो मंत्री की जो सिफारिश थी, जो स्वीकृति थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो ले ली और एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार 13 अगस्त 1990 को ये आदेश तैयार हो गया और ये कानून क्या हो गया, बन गया। और भारत के अंदर जो है ये नीतिगत फैसला क्या हो गया, लागू हो गया। जैसे ही ये फैसला लागू हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, फैसले का विरोध होना स्वाभाविक था और अगले कुछ महीने के अंदर ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा। सभी अखबार में, सभी पत्रिकाओं में तरह तरह के विचार आए, बहस चली। उसमें दो प्रकार के विचार थे कि कुछ लोगों ने कहा कि इससे तो नौकरियों के अंदर हजारों अवसर क्या होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, तीखी थी। और भारत के अंदर जो है लोगों का मानना था कि विभिन्न जातियों के बीच जो असमानता है के कारण नौकरियों में आरक्षण क्या है, जरूरी है। जो इसके पक्षधर थे उनका मानना था कि इससे पिछड़े लोगों को बराबरी पर आने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा और उन्हें सरकारी नौकरियों में क्या मिलेगा, उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो इसका विरोध कर रहा था। वो क्या कह रहा था, इस निर्णय से पिछड़े वर्ग के ही नहीं अनेक अवसर क्या हो जाएंगे, छिन जाएंगे। जो और वर्ग हैं, और वर्गों के अवसर क्या हो जाएंगे, छिन जाएंगे और अधिक योग्यता होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी को नहीं पा सकेंगे। कुछ लोगों का मानना था इससे क्या होगा, जातिवाद बढ़ेगा देश में। क्या होगा, जातिवाद बढ़ेगा और इससे देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा। लेकिन ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसका जो निर्णय अच्छा था या बुरा, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अध्याय चल रहा है वो केवल इस बात पे चल रहा है कि प्रमुख जो निर्णय है वो कैसे लिए जाते हैं और संस्थाएं कैसे काम करती है, उनको कैसे लागू किया जाता है। केवल हम इस बात के ऊपर बातें करेंगे। तो फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? जब ये लड़ाइयां छिड़ गई, बहसें हुई, तो फिर इसका निर्णय किसने किया? सरकारी जो निर्णय बनते हैं उसके ऊपर जब लोग बहस करते हैं तो उसके ऊपर निर्णय कौन लेता है? फिर सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि अगर कोई भी निर्णय गलत लगता है तो लोग कहां हो जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। और इस आदेश के विरोध के अंदर लोगों ने और कुछ संस्थाओं ने अदालतों का रुख किया और मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करने की मांग की और रोकने की अपील की और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। जितने भी लोगों ने इस नीति के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो है अदालत के अंदर जो है मुकदमे दायर किए थे, उनको एक ही मुकदमे में अटैच कर दिया गया और उस मुकदमे का नाम था इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत सरकार। यानी कि इस मुकदमे का नाम क्या रखा गया? इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत सरकार। और सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच, वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच ने इस मुकदमे को जो है गौर से देखा और सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसने 1992 के अंदर यह फैसला दिया कि भारत सरकार ने जो निर्णय किया है वो अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह कहा कि इस आदेश के अंदर कुछ खामियां हैं, आप उनको क्या करें, ठीक करें। और सरकार ने उस मूल आदेश के अंदर वो संशोधन करने के बाद 8 सितंबर 1993 को संशोधित जो फैसला था वो नीतिगत मंत्रालय, ये जो कार्मिक जो प्रशिक्षण मंत्रालय होता है, उसको एक आदेश और जारी कर दिया और ये विवाद क्या हो गया, सुलझ गया। और तभी से इस नीति को अमल में लाया जा रहा है। अभी हमने एक फैसले के बारे के अंदर पढ़ा कि किस प्रकार जो नीतिगत फैसला लिया जाता है, कौन सी संस्थाएं उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, क्या केवल एक अधिकारी के द्वारा या बहुत से लोगों के द्वारा वो निर्णय किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। कि संस्थाओं को का जो कामकाज होता है उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कि जो राजनीतिक संस्था है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।